नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया बोल रहा है आज से आपके लिए है नए तेवर में, नए फ्लेवर में, नए अंदाज में और ज्यादा खबरों के साथ। अब तक हम दुनिया की खबरों पर चर्चा करते थे, डिबेट करते थे, मेहमानों के साथ बातचीत करते थे, लेकिन अब हम आपको न सिर्फ दुनिया की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे बल्कि देश की बड़ी खबरों की बात भी बताएंगे। जी हां, इंडिया बोल रहा है में अब आपको मिलेगी सत्ता के गलियारों से लेकर आपके इलाके की बड़ी खबरें, वो खबर जो सीधे आपसे जुड़ी होंगी, वो ब्रेकिंग न्यूज, वो अपडेट जिसका आपकी जिंदगी पर असर होता है। कोई तामझाम, कोई शोर शराबा नहीं, कोई अगल बगल की बात नहीं, बिल्कुल मुद्दे की बात। देश और दुनिया की वो हकीकत, वो न्यूज जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो हम रखेंगे इंडिया बोल रहा है मैं आपके सामने। इंडिया बोल रहा है में पहली बात करेंगे यूजीसी को लेकर सियासी युद्ध की। देश में नई शिक्षा नीति और नियमों पर बहस छिड़ी हुई है। यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तब देश के सबसे बड़े संगठन के प्रमुख ने एक ऐसी बात कही जिसे हर नागरिक को सुनना चाहिए। आरएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानून सर्वोपरि है और इसे मानना हर किसी का कर्तव्य है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। भागवत ने साफ किया कि अगर कोई कानून गलत है तो अराजकता का रास्ता नहीं बल्कि उसे बदलने का संवैधानिक उपाय अपनाया जाना चाहिए। उनका इशारा साफ था, विरोध सड़कों पर नहीं, व्यवस्था के भीतर होनी चाहिए। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात यूजीसी की। यूजीसी पर सियासी युद्ध खत्म नहीं हो रहा। कभी आरक्षण तो कभी यूजीसी। किसी न किसी मुद्दे पर जातिगत वाली भावना आती ही रही है। अब यूजीसी विवाद पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने चुप्पी तोड़ी है। मोहन भागवत ने कहा, कानून सभी को मानना चाहिए, कानून गलत है तो बदलने की जरूरत है, जातियां झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए। इस पर दोनों पक्ष की अपनी अपनी राय है। समाज में अपनेपन का भाव होना चाहिए। जो नीचे गिरे हैं उन्हें ऊपर उठाना पड़ेगा। संघर्ष से नहीं, समन्वय से दुनिया आगे बढ़ती है। एक को दबाकर खड़ा करने का भाव नहीं होना चाहिए। यूजीसी बीते कई दिनों से विवाद का विषय बना हुआ है, लेकिन असल में यूजीसी को लेकर नहीं बल्कि आरक्षण और जाति वर्ग को लेकर विवाद है। ये दोनों शब्द समाज के लिए नए नहीं है बल्कि कई दशकों से चले आ रहे हैं। जाति वर्ण की व्यवस्था बहुत पहले से रही है, इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या जब हम विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं तो ये ठीक है? आरक्षण वो ज्वालामुखी है जो समय समय पर धधकता है और जो उसकी आग की लपटें निकलती हैं, उसके आगोश में कई लोग आते हैं। नया विवाद यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में उभर रहा है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भारत में उच्च शिक्षा को नियंत्रित, सुधारने और मजबूत बनाने वाली एक वैधानिक संस्था। इसे यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत बनाया गया और ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 के नाम का नियम जारी किया। उद्देश्य यह था कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकना और एक समान वातावरण बनाना जहां कोई भी छात्र जातिगत भेदभाव का सामना ना करे। अब विवाद क्यों हुआ यह बताएं, लेकिन पहले समझिए कि इसमें था क्या जिस पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत जिक्र कर रहे हैं। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में एक समिति बनानी होगी, इस नियम में अनिवार्य किया गया। समितियों में एसटी, एससी और ओबीसी के लोग रहेंगे। भेदभाव की शिकायतें जल्दी सुलझाने की व्यवस्था होगी। उल्लंघन पर संस्थाओं पर अनुदान रोकने की क्षमता भी होगी। इनका उद्देश्य सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब इन नियमों को डिकोड किया गया तो सामने आया कि इसका उद्देश्य सवर्णों के खिलाफ जाता है। नए नियम में जाति आधारित भेदभाव को केवल एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को निशाना बनाकर परिभाषित किया गया, यानी सामान्य वर्ग को बाहर रखा गया। यानी कि इससे सवर्ण के पास शिकायत दर्ज कराने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। साफ है कि समाज में इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस बात पर विरोध हो रहा है, नियम क्या है और इसका विरोध क्यों है। शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए नियम बनाए गए। जातिगत भेदभाव का परिभाषा जो है उसका दायरा बढ़ाया गया।
जाति के अलावा धर्म, नस्ल, लिंग और विकलांग को लाया गया। अनुचित या पक्षपाती व्यवहार करने पर भेदभाव माना जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी से भेदभाव भी कानूनी दायरे में आएगा। सबसे बड़ी बात यह कि अगर झूठी शिकायत भी मिली तो उसमें सजा का प्रावधान नहीं है। अब इसीलिए विरोध है। मान लीजिए किसी ने झूठी शिकायत कर दी और उस झूठी शिकायत से आहत होकर जिसके ऊपर आरोप है उसने आत्महत्या कर ली, उसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं। ऐसा हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? सवाल यह है, जातिगत भावना को बढ़ावा दिया गया अगर ये कानून है तो नए नियम के कारण किसे परेशान होना पड़ेगा? झूठी शिकायतों का खतरा बढ़ने की संभावना है। नए नियम से विवाद और बढ़ सकते हैं। सवर्ण और एसटी, एससी, ओबीसी हमेशा की तरह आपस में टकराते रहेंगे इस नियम की वजह से। और सवर्ण को लगेगा वो हमेशा की तरह पहले से ही अपराधी घोषित कर दिए गए। पहले सिर्फ एसटी, एससी बनाम सवर्ण की बात होती थी, अब इसमें एससी, एसटी, ओबीसी भी जुड़ जाएगा। पहले झूठी शिकायतों पर जुर्माने का प्रावधान था। मेरिट और रैंकिंग मामले में झूठी शिकायत की जा सकती है, लेकिन नए नियम के तहत सवर्णों को न्याय मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है। विवाद बढ़ा तो देश में शहर शहर बवाल भी बढ़ा। दिल्ली, लखनऊ, पटना, प्रयागराज सभी जगहों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। जेएनयू में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। नए बिल के समर्थन में जब जेएनयू में प्रदर्शन हुआ तो उसे कवरेज कर रही महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी भी की गई। बाद में सवर्ण समाज ने भी प्रोटेस्ट किया। वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। दोनों तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। प्रदर्शन की दो तस्वीरें। एक तरफ महिला पत्रकार के साथ मारपीट और दूसरी तरफ ब्राह्मण जिंदाबाद के नारे। यूजीसी के बवाल पर आपने देखा कि किस तरह से जेएनयू में हंगामा हुआ और ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। इससे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित नियम पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि नियम प्राथमिक रूप से अस्पष्ट है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि नियमों के कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं और इन्हें गहन समीक्षा की आवश्यकता है। न्यायालय ने इस मामले में 19 मार्च 2026 की तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की। यहाँ एक बार फिर चर्चा होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अगर 2012 के नियम प्रभावी रहते हैं तो फिलहाल वही लागू रहेंगे। लेकिन अब शुरू होता है इस कहानी का दूसरा पहलू, यानी कि इसका सियासी पहलू। क्या आपको लगता है इसका सियासत से कनेक्शन है? तो इसके लिए हमें भारतीय सियासत के कुछ राजनेताओं को देखना होगा। सवर्णों को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहुत लंबे समय से हलचल रही। सवर्णों को नाराज करने का जोखिम कोई भी ले लेता है, कोई भी पार्टी ले लेती है, क्योंकि पूरे देश में अगर सवर्णों की आबादी की बात की जाए तो ब्राह्मणों की आबादी की बात की जाए तो 3 से 5% ब्राह्मण माने जाते हैं। अब आप याद कीजिए कि बीएसपी का बयान कैसा था। बीएसपी ने क्या कहा था? बीएसपी ने कहा था, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। यह बीएसपी का स्लोगन हुआ करता था। अब इसका मतलब क्या था वो मैं आप पर छोड़ता हूं। तिलक का मतलब ब्राह्मण, तराजू का मतलब बनिया, तलवार का मतलब राजपूत। 1990 के दशक की शुरुआत में से बयान को इजाद किया गया। बीएसपी का नारा हुआ करता था। इसके बाद सवर्ण समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। फिर बीएसपी ने बाद में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीति अपनाई। अब बीएसपी का एक और बड़ा स्टेटमेंट था। इसका पहलू क्या है ये भी समझ लीजिए। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, चोर, बाकी सारे DS4। यह नारा बीएसपी ने शुरू किया। DS4 का मतलब दलित शोषित समाज संघर्ष समिति से था। यह नारा बीएसपी के नेता कांशीराम ने दिया था। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए से दिया गया। इस पर भी स्वर्ण समाज के लोगों ने विरोध जताया था। अब बीएसपी से हटकर यूपी से निकलकर बिहार की ओर चलिए। 90 के दशक में यहां एक बयान बहुत चर्चा में रहा। वो नारा था, भूरा बाल साफ करो। यहां भी इस बयान के जरिए टारगेट पर सवर्ण थे। भूरा बाल का मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला। 1990 के दशक में इसका उपयोग किया गया। इसके जरिए अगड़ी जातियों पर प्रहार किया गया। हालांकि इससे आरजेडी को ज्यादा नुकसान बाद में हुआ। आरजेडी ने बाद में माई के समीकरण पर काम किया। माई का मतलब था मुस्लिम और यादव। इस समीकरण से भी आरजेडी को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ और बाद में भूरा बाल की जो आरजेडी की राजनीति थी
उसको भी बिहार की जनता ने नकार दिया। साफ है कि जातियों की लड़ाई में अगर नेताओं को फायदा हुआ है तो समाज का नुकसान हुआ है। सवाल यह कि इसके पीछे की मंशा क्या होती है। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि इसके पीछे की कोशिश ये रहती है कि ब्राह्मणों को या फिर अगड़ी जातियों का सवर्णों को निशाना बनाकर, टारगेट बनाकर एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को खुश कर दिया जाए या उनको अपने साथ लामबंद कर लिया जाए। चाहे वो बिहार की राजनीति रही हो, चाहे वो यूपी की राजनीति रही हो, कोशिश हमेशा यही रही कि एसटी, एससी, ओबीसी का साथ मिल जाए, मुसलमानों का साथ मिल जाए तो सत्ता तक का मार्ग जो है वो सफल हो जाएगा और कामयाब भी हो जाएगा। चुनाव जीतने के लिए रणनीति क्लियर हो जाएगी। और इस बार भी जब ये विवाद सामने आया, जब ये नारा सामने आया और जब ये नियम सामने आया तो लोगों को लगा कि शायद इसी वजह से टारगेट किया जा रहा है कि बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं कई राज्यों में। इस पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आरक्षण की राजनीति की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति से आज एक ऐसी धूल साफ हुई जिसने दशकों से संविधान की आंखों पर पट्टी बांध रखी। महाराष्ट्र में अब मुसलमानों को 5% का आरक्षण नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए, लेकिन सच यही है कि संविधान की मर्यादा जीत गई और वोट बैंक की दुकान बढ़ाने वाला तुष्टीकरण हार गया। दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? क्या एक कोटा सिर्फ एक असंवैधानिक खैरात थी जिसे खत्म करना वक्त की मांग थी? सबसे पहले उन लोगों के लिए एक सबक जो इसे हक बता रहे थे। भारत का संविधान जिसकी कस्में खाकर नेता मंचों पर नाचते हैं, वो धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। अनुच्छेद 15 और 16 साफ कहते हैं कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो फिर 2014 में कांग्रेस एनसीपी सरकार ने 5% का लॉलीपॉप कैसे दिया? जवाब साफ है, चुनाव करीब थे, उन्हें लगा कि संविधान को ताक पर रखकर एक खास समुदाय को खुश कर दिया जाए तो सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह, क्या देश संविधान से चलेगा या किसी चुनावी पार्टी के घोषणा पत्र से? इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया है। फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला किया, मुसलमानों को दिए 5% आरक्षण का फैसला रद्द कर दिया। 2014 में कांग्रेस सरकार लेकर आई थी अध्यादेश, विधानसभा में पास न होने से 10 सालों से इनवैलिड था। सरकारी कॉलेज नौकरी में 5% आरक्षण का प्रस्ताव था। नए आदेश के मुताबिक 5% आरक्षण के बारे में पिछला अध्यादेश खत्म हो गया है और उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी गई। लोग चिल्लाते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिक्षा में आरक्षण की अनुमति दी थी। हाँ, दी थी, लेकिन वो अंतरिम राहत थी, न कि अंतिम फैसला। कोर्ट ने नौकरियों में आरक्षण को असंवैधानिक कहकर ठुकरा दिया था। अब सवाल यह कि जब संविधान की मूल भावना ही धर्म आधारित कोटे के खिलाफ है, तो शिक्षा में भी इसे जारी रखना क्या बाबा साहेब के सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं होता? सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा कि आरक्षण का आधार पिछड़ापन होना चाहिए, मजहब नहीं। तो फिर महाराष्ट्र में सियासी जिद क्यों? फडणवीस सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति पर फिलहाल पूर्ण विराम लगा दिया है। अरे कार्रवाई होना बाकी है। मैं सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास कर, सबके प्रयास के लिए काम करते। उन्होंने ये दिखा दिया कि यहाँ पे महाराष्ट्र में कोई भी गड़बड़ी चलने वाली नहीं, क्योंकि एक महाराष्ट्र के एक बड़े नेता का देहांत हो गया और ऐसे समय में एक साथ 75 स्कूलों का ऑर्डर निकालना ये बड़ा दुखद समाचार था। तो इस पे उन्होंने कड़क कार्रवाई की। अब जरा सोचिए, अगर धर्म के नाम पर 5% का कोटा दिया जाता तो कटता किसकी जेब से? ओबीसी, एससी और एसटी के जेब से। आरक्षण की सीमा 50% है, विशेष परिस्थिति को छोड़कर। जब आप एक मजहब को खुश करने के लिए अलग से कोटा निकालते हैं तो आप उन वास्तविक पिछड़ों के साथ न्याय नहीं करते जिन्होंने सदियों से अपमान सहा है या जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं। क्या एक अमीर मुस्लिम व्यापारी का बेटा उस दलित या पिछड़ेपन के शिकार किसान के बेटे का हक छीन लेगा जो वाकई आरक्षण का हकदार है? मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना दरअसल सामाजिक न्याय की जीत है।
अब जानिए कहां से शुरू हुई मुस्लिम आरक्षण की कहानी। 2008 से 2013 के बीच की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने पहले 5 सालों तक रिसर्च की। मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने से पहले रिसर्च की गई। सरकार ने मुस्लिम समुदाय पर रिपोर्ट बनवाई। रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को पिछड़ा बताया गया। इसके लिए आरक्षण की सिफारिश की गई। जुलाई 2014 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार थी और तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चौहान ने मुसलमानों के लिए आरक्षण देने का ऐलान किया। शिक्षा और सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने का ऐलान सरकारी आदेश के जरिए लागू करने की कोशिश हुई। यह फैसला विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया, इसलिए राजनीतिक विवाद भी हुआ। अगस्त से सितंबर के बीच नियम को लागू करने में कुछ शुरुआती दिक्कत हुई। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए 5% का कोटा लागू हुआ। नौकरी वाला हिस्सा भी नोटिफिकेशन में था, पर जमीनी स्तर पर पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। अक्टूबर 2014 में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया। शिक्षा में 5% आरक्षण जारी रखने की अनुमति मिली। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण पर रोक लगा दी गई। नौकरी वाले आरक्षण के लिए पर्याप्त ठोस डेटा नहीं है, कोर्ट ने दलील दी। 2015 से 2018 के बीच अदालतों के बीच ये मामला झूलता रहा। सरकार ने ओबीसी, एससी, बीसी श्रेणी के अंदर लाभ देने की बात कही, अलग मुस्लिम कोटा की जगह लाभ देने की बात मानी। 5% मुस्लिम कोटा पर कोई नया मजबूत कानून नहीं आया। मुस्लिम कोटा पर नीति लागू नहीं हुई। यानी महाराष्ट्र में महायुति सरकार का रुख साफ है कि तुष्टीकरण की एक्सपायरी डेट आ गई। सालों तक वोट बैंक के सौदागरों ने मुसलमानों को डरा कर रखा, आरक्षण का झुनझुना दिया। सच तो यह है कि अगर विकास करना है तो एजुकेशन और स्किल्स पर ध्यान देना होगा, न कि पिछलग्गू बनकर कोठे की आड़ में किसी एक पर्टिकुलर धर्म के अपीजमेंट की बात की जाए। जब मराठा आरक्षण की बात आती है तो डेटा इकट्ठा किया जाता है, पिछड़ापन साबित किया जाता है। लेकिन जब मुसलमान कोटे के नाम पर सिर्फ सेंटिमेंट का कार्ड खेला गया तो सब चुप रहे। हालांकि यह खेल अब बंद हो चुका है। अब महाराष्ट्र में ये जरूरी क्यों है किसी भी अलायंस के लिए, या फिर ऐसे अलायंस के लिए जो मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पर देखती है? इसके लिए आपको कुछ आंकड़े देखने होंगे। महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी लगभग 11.5 से 13% है। 35 से 40 सीटों पर मुस्लिम मतदाता हार जीत का मामला तय करते हैं। मुंबई, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में काफी ज्यादा प्रभाव है। मुंबई की सत्ता की चाबी भी मुस्लिम मतदाताओं के हाथ ही मानी जाती है। मुंबई की 36 सीटों में से 10 से 12 सीटों पर जबरदस्त प्रभाव है और इन्हीं मुस्लिम मतदाताओं को साथ देने के लिए कांग्रेस एनसीपी सरकार ने 5% आरक्षण वाला दांव खेला। लेकिन सरकार बदली और साथ ही साथ पहले की सरकार का यह दांव भी बदल गया और इस अध्यादेश पर फुल स्टॉप लगा दिया गया। यह किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक विवादित नीति का अंत है। हालांकि विपक्ष सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। भारत एक सेक्युलर देश है, यहां कानून सबके लिए बराबर है। धर्म के आधार पर विशेष दर्जे की मांग करना लोकतंत्र का अपमान है। महाराष्ट्र ने 5% कोटा खत्म करके एक नजीर पेश की है कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी चुनावी सौदेबाजी से नहीं। जो वाकई आरक्षण के हकदार हैं उन तक आरक्षण पहुंचना चाहिए, लेकिन मजहब के नाम पर किसी को आरक्षण देना, धर्म के नाम पर किसी को आरक्षण देना ठीक नहीं है। इसलिए भारत में नीति संविधान से चलेगी, पहचान की राजनीति से नहीं। अगर कोई वंचित है तो उसे पूरा समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन आधार होगा सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, धर्म नहीं। यही संवैधानिक राष्ट्रवाद है, यही समानता है और यही न्याय भी है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पड़ोसी मुल्क चीन की तरफ। एक तरफ जहां भारत अगड़ा बनाम पिछड़ा, आरक्षण जैसे मुद्दों में उलझा नजर आता है, वहीं पड़ोस में बैठा चीन आस्तीन की सांप की तरफ फन उठा रहा है। बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है चीन। कहते हैं सांप जब ड्रैगन जितना बड़ा हो तो खतरा पूरी इंसानियत के लिए होता है। बात उस धोखेबाज पड़ोसी की जिसकी नीयत में खोट और फितरत में लूट है। अरुणाचल प्रदेश की सरहद से महज चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर सिचुआन के पहाड़ों में चीन अपनी परमाणु भट्टी को हवा दे रहा है। एक तरफ शांति और व्यापार का ढोंग और दूसरी तरफ एटमी विध्वंस की तैयारी। क्या है इरादा शी जिनपिंग का?
चीन के लिए एक बात सटीक बैठती है, मुंह में राम बगल में छुरी। धोखा देना ही इसका असली काम है। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन यहां तो पूरी दाढ़ी ही तिनकों से भरी है। शांति का ढोंग करने वाले ड्रैगन की ओर नजर डालें तो एक विनाशकारी साजिश नजर आती है। चीन अपनी सरहद के पीछे पहाड़ों को खोदकर एक ऐसा एटमी पाताल लोक तैयार कर रहा है जो पूरी दुनिया के लिए, खासकर भारत के लिए महाविनाश का संकेत हो सकते हैं। सैटेलाइट तस्वीर जो सामने आई है वो आपके सामने रखते हैं। यह है वो सैटेलाइट तस्वीर। प्लूटोनियम के पिट्स का निर्माण पिंगटोंग घाटी, सिचुआन, जितोंग घाटी, यहां कुछ बंकर्स हैं, कुछ मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क हैं और ये एटमी फैसिलिटी है चाइना की। दावा यह है कि यहां पर एटम बम जो है वो चाइना ने डिप्लॉय किया है। ये सिचुआन प्रांत की वो जगहें हैं जहां चीन गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। जरा फुल स्क्रीन में आपको तस्वीर दिखाता हूं। जिंटोंग और पिंगटोंग की पहाड़ियों के बीच बंकर, किलेबंद दीवारें, विशालकाय पाइपलाइन सिस्टम। घाटी में नए बंकर और मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क देखे गए। रक्षा जानकार मान रहे हैं कि इस जगह का उपयोग एक्सप्लोसिव टेस्टिंग के लिए किया जा रहा है, जो परमाणु वॉरहेड को ट्रिगर करने के लिए जरूरी है। पिंगटोंग घाटी में प्लूटोनियम पिट्स का निर्माण किया जा रहा है, जो परमाणु बम का कोर होते हैं। यहां की सुरक्षा इतनी सख्त है कि ये कैसी किले जैसी नजर आती है। एक्सपर्ट्स का दावा, यहां परमाणु वॉरहेड्स के लिए प्लूटोनियम कोर और हाई एक्सप्लोसिव टेस्ट किए जा रहे हैं। इस प्लांट के गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा है, अपने मूल उद्देश्य पर टिके रहें और मिशन को हमेशा याद रखें। ये वो चीन है जो कहता है नो फर्स्ट यूज, लेकिन इसकी गुप्त तैयारी कुछ और ही गवाही दे रही है। सवाल यह कि आखिर चीन को परमाणु बमों की इतनी भूख क्यों है? क्या यह भारत को या फिर दुनिया को डराने के लिए चीन की कोई नई चाल है? सावधान हो जाइए, क्योंकि ड्रैगन की परमाणु आग पूरी दुनिया की शांति को झुलसाने के तैयार है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया है कि सिचुआन में प्लूटोनियम बनाने की मशीनें 24 घंटे काम करती हैं। क्यों? क्या चीन को अब लगने लगा है कि उसकी पारंपरिक सेना भारत के वीर जवानों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो एटमी धमकी के दम पर विस्तारवाद की नीति चलाना चाहता है, जिसमें वो माहिर माना जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश पर बुरी नजर रखने वाले ड्रैगन ने सरहद पार एटमी जाल बिछाया है, जो एशिया की शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। मैप हमने आपको दिखाई, सैटेलाइट इमेज। अब ये मैप आप देखिए और उसको जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा से महज 800 किलोमीटर दूर सिचुआन की पहाड़ों में परमाणु ताकत को चाइना दोगुना कर रहा है। यह भारत की पूर्वी सीमा के इतने करीब है कि खतरे की घंटी अब नहीं, बल्कि खतरे का अब सायरन बज रहा है। चीन ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की तैयारी में है, लेकिन बीजिंग का सुल्तान ये भूल गए हैं कि यह 62 का भारत नहीं है। अगर चीन सिचुआन में बंकर खोद रहा है तो भारत की अग्नि 5 भी पूरे चीन को अपनी जद में लिए बैठी है। हमारी सेना अब आधुनिक तकनीक से चीन की हर हरकत को देख रहे होते हैं। हालांकि चीन दुनिया के सामने जरूर कहता है कि वो परमाणु बम के मामले में नो फर्स्ट यूज की नीति मानता है, कि वो कभी भी न्यूक्लियर ताकत या फिर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा, लेकिन चीन की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर चीन ने हजारों सैनिक भारत में घुसपैठ कराया। वैसे भी आंकड़ों की गवाही है कि चीन 2030 तक 1000 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड बनाना चाहता है। सिचुआन में नए बंकर और मिसाइल साइलोज का बनना यह साफ संकेत दे रहा है कि ड्रैगन अब अमेरिका से भी परमाणु हथियारों के मामले में आगे निकलना चाहता है। हालांकि गलवान में मात खाने के बाद अब अरुणाचल के पास चीन की बदमाशी उसकी साजिश की ओर इशारा करती है। साफ है, चीन अपनी हार को एटमी ताकत के पीछे छिपाना चाहता है।
चीन को शायद याद नहीं कि 62 का भारत नहीं, आज का भारत आंखें झुकाकर नहीं, आंखें मिलाकर बात करता है। अगर चीन को लगता है कि वो सरहद पर परमाणु ध्वंस दिखाकर हमें डराएगा तो ये ख्याली फुलाव है। हमारी सेनाएं मुस्तैद हैं, मिसाइलें तैयार हैं। चीन चाहे सिचुआन में बंकर बनाए या फिर पाताल लोक में, भारत की मारक क्षमता इनके प्रोजेक्ट्स को चीन के हर कोने में ढूंढ सकती है। चीन की परमाणु सरहद भी आप देख लीजिए। जहां दुनिया नई टेक्नोलॉजी के विकास पर लगी है, वहीं चीन परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है। माना यह जाता है कि चीन के पास अभी लगभग 500 से ज्यादा परमाणु हथियार है। कुछ जगह पर दावा यह है कि चीन के पास 600 से ज्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं और अनुमान यह है 2030 तक चीन 1000 से ज्यादा परमाणु बम बना लेना चाहता है। हालांकि चीन को पता है कि भारत भी एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बड़े पैमाने पर सैन्य तैयारी की है। ऐसे में चीन भारत के खिलाफ किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई से बचेगा, लेकिन अरुणाचल की सीमा पर अगर इस तरह की तैयारी हो रही है तो यह वाकई चिंता की बात है। अगर आज की तारीख में वैसे परमाणु बम की बहुत बात होती है, तो मैंने सोचा ये डेटा भी आपके सामने रख दें कि आज की तारीख में बहुत परमाणु बमों की बात होती है। अगर एक परमाणु बम फट गया तो कितनी तबाही हो सकती है, जरा ये आप जान लीजिए। 20 मिलियन लोग एक हफ्ते में मारे जाएंगे। 2 अरब लोग भूखमरी से तड़पेंगे। 160 किलोमीटर के रेडियस में रेडिएशन फैल जाएगा। ये परमाणु बम इतने खतरनाक हैं, फिर भी दुनिया मौन है। सवाल उन मानवाधिकार के ठेकेदारों और शांति के मसीहाओं पर भी है जिन्हें चीन की इस हरकत पर सांप सूंघा हुआ है। जब ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है तो अमेरिका हमले की धमकी देता है। अपने विध्वंसक युद्धपोत ईरान के दरवाजे पर खड़े कर देता है। लेकिन जब यही काम चीन जैसे सुपर पावर करते हैं तो शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। आज की जो अगली खबर है, बात उस आसमान की, उस जगह की जहां पर आज की तारीख में दुश्मनों के रडार अंधे हो जाते हैं। बात उस गेम चेंजर की जिसने दक्षिण एशिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल दिया। बात उस विमान की जिसको बदनाम करने की कोशिश की गई। बात उस फाइटर जेट की जिसका कमाल पिछले साल पूरी दुनिया ने देखा। जी हां, बात हो रही है राफेल की, और राफेल की यह तरक्की अब यहीं नहीं रुकेगी। बेशक दुश्मनों ने बहुत कोशिश की कि राफेल की तरक्की को रोक लिया जाए। कुछ साल पहले तक लोग पूछ रहे थे कि राफेल ही क्यों। आज चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 इस सवाल का जवाब ढूंढते फिर रहे हैं। भारतीय आकाश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए भारतीय वायुसेना लंबे समय से अपने स्क्वाड्रन को पूरा करने की कोशिश कर रही है। 36 राफेल विमानों की सफल डिलीवरी के बाद अब चर्चा है 114 राफेल विमानों की। और यह सिर्फ एक जहाज नहीं है, यह भारतीय संप्रभुता का आसमानी लौ कवच है। भारत फ्रांस के बीच 114 राफेल डील हो चुकी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि इनमें से ज्यादातर राफेल इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर बनाए जाएंगे। भारत फ्रांस की इस महाडील के बारे में भी जान लीजिए। 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील है। इनमें से 18 लड़ाकू विमान सीधे ऑफ द सेल खरीदे जाएंगे, यानी माल तैयार है, बस उड़ा कर लेकर आना है। बाकी 96 भारत में बनाए जाएंगे। नंबर 2, राफेल फाइटर जेट में लगने वाली हैमर मिसाइल, यह डील करीब 7,000 करोड़ की है। यह मिसाइल पहले फ्रांस से आयात की जाती थी, लेकिन नए समझौते के बाद इसका निर्माण भारत में होगा। नंबर 3, फ्रांस की कंपनी साखदान और डीआरडीओ मिलकर भारत में फाइटर जेट के इंजन बनाएंगे। भारत 114 राफेल खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। कीमत के हिसाब से यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य डील मानी जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति बनने के बाद मैक्रो का यह चौथा भारत दौरा है। इससे पहले वो मार्च 2018 में पहली बार भारत आए थे। इसके बाद वो सितंबर 2023 में G-20 समिट में शामिल होने के लिए आए। जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बनकर आए।
भारत और फ्रांस के बीच 1998 से रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देश रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में साथ काम करते हैं। यह दौरा भी इसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। जैसा कि हमने चाहे राफाल हो, चाहे सबमरीन्स हो, चाहे वो ये जो हेलीकॉप्टर्स के लिए जो फाइनल असेंबली लाइन जो टाटा एडवांस्ड कंपनी जो है वो मिलकर फ्रांस के साथ कर रही है, या फिर जो फिफ्थ जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए जो इंजन्स हैं उनकी नई सोच, उनके लिए ऐसे कई जो क्षेत्र है जहां पर हम मिलकर भारत के साथ काम कर रहे हैं, जहां पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास करते हैं। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण की, फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उनके अभिभाषण की 5 बड़ी बातें जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस मेक इन इंडिया का पक्का साथी है। रक्षा के क्षेत्र में फ्रांस मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा है। दोनों देश मिलकर नए इंजन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और पनडुब्बियां बना रहे हैं। सिर्फ सौदे नहीं, मजबूत साझेदारी। ये रिश्ता सिर्फ हथियार खरीदने बेचने तक सीमित नहीं है। भारत और फ्रांस जमीन, समुद्र और आसमान हर क्षेत्र में भरोसे के साथ काम कर रहे हैं। भारत अब लीडर की भूमिका में है। भारत अब दुनिया में नई तकनीक और इनोवेशन में आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है, सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा है। रिश्ते को नया दर्जा मिला है। भारत फ्रांस का रिश्ता खास और भरोसे पर आधारित है। इसे स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नए स्तर पर लाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी शेयर करने में भरोसा। भारत फ्रांस दोनों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास रखते हैं और रणनीतिक आजादी यानी अपने फैसले खुद लेने की नीति पर चलते हैं। पहले ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील, फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील और फ्रांस के साथ आजादी के बाद सबसे बड़ी डील। दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर और पीएम मोदी पर है। ऐसे में पीएम मोदी ऐलान करते हैं भारत फ्रांस के रिश्ते स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक अपग्रेड किया जाएगा। आपको सुनवाते हैं उनका बयान। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। आज की इस अशांत दुनिया में दुनिया भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के साथ मैक्रो के राष्ट्रपति, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, मैक्रोन के साथ खड़े होकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट तक उड़ान भरने वाली H-135 हेलीकॉप्टर भी बना रहे हैं। याद कीजिए वो दौर जब संसद से लेकर सड़क तक राफेल सौदे पर कीचड़ उछाला जा रहा था। चौकीदार से लेकर चौकीदार चोर है तक के नारे लगाए गए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी और अंबाला के एयरबेस पर पहले 5 राफेल उतरे तो विरोधियों के मुंह पर ताला लग गया। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल का सौदा किया था। ये कोई साधारण खरीद नहीं। इसमें इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट थे, यानी वो मॉडिफिकेशन जो सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए बने, ताकि हम लेह की कड़कड़ाती ठंड और थार की झुलसती गर्मी दोनों जगह से मौत बनकर दुश्मनों पर बरस सके। राफेल को दुनिया का सबसे खतरनाक ओमनी रोल फाइटर जेट कहा जाता है। इसके पास 3 ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ बीजिंग और इस्लामाबाद तक के पास नहीं है। क्या है राफेल की त्रिशूल शक्तियां? पहला है मीटियोर मिसाइल, हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है। राफेल की नो एस्केप जोन रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है। दुश्मन का जहाज हमारे रडार पर दिखते ही मानो खत्म। फिर है स्कैल्प मिसाइल की बारी। ये क्रूज मिसाइल है। दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर या पुल को मलबे में पल भर में बदलते हैं। 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है। बालाकोट जैसी स्ट्राइक के लिए सीमा पार करने की जरूरत भी नहीं है भारतीय वायुसेना को। फिर है हैमर। ये एक स्मार्ट हथियार, ये पहाड़ी इलाकों में छिपे दुश्मनों के लिए काल है। हैमर मिसाइल दुश्मनों पर काल बनकर टूटता है। बड़े से बड़े बंकर को भेदने की ताकत रखता है। चीन के साथ जारी तनाव को देखते हुए इसे शामिल किया गया है। चीन को बहुत नाज है अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट पर, लेकिन कागजी शेर और असली शिकारी में फर्क होता है। J-20 एक कॉम्बैट एक्सपीरियंस में क्या है? 0, जबकि राफेल ने लीबिया, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया
पाकिस्तान जैसे युद्धों में खुद का लोहा मनवाया है। राफेल का RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार इतना एडवांस है कि वो चीन के सो कॉल्ड स्टेल्थ जहाजों को भी ट्रैक कर सकता है। और पाकिस्तान, उनके पुराने F-16 तो राफेल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के सामने खिलौने जैसे हैं। भारत और फ्रांस की दोस्ती आज उस मुकाम पर है जहां फ्रांस ने हमें अपना रणनीतिक साझेदार माना है। राफेल डील सिर्फ जहाज खरीदने की डील नहीं थी, वो तकनीक को लाने की डील थी। ऑफसेट क्लॉज के तहत फ्रांस की कंपनियां भारत में निवेश कर रही। DRDO और डसॉल्ट मिलकर भविष्य के इंजन पर काम कर रहे हैं। यह भारत की ताकत है। आज हम दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार न सिर्फ चला रहे हैं बल्कि उन्हें बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। आज का भारत दुनिया को लीड करना जानता है। राफेल की गर्जना उन दुश्मनों को चेतावनी है जो हमारी सीमाओं पर नजर रखते हैं, जो राफेल को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप अनुमान लगाइए कि ऑप सिंदूर के दरमियान राफेल को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने फेक प्रोपेगेंडा करके करोड़ों रुपए बहाए, जिससे कि राफेल की साख गिरे। और वो कुछ बड़े बड़े देश जो बड़े बड़े हथियार बनाते हैं, उनके फाइटर जेट्स की बहुत नाम हो, जैसे कि F-16, F-35, और उनका मार्केट बहुत बड़ा हो जाए और राफेल का मार्केट गिर जाए। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। भारत ने 114 राफेल की डील लॉक कर दी और दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की जो कभी भी जंग में तब्दील हो सकती है। अमेरिका वर्सेस ईरान। दुनिया की सांसें थमी हुई है, समंदर की लहरों पर बारूद बिछाया जा चुका है और होर्मुज की खाड़ी से आने वाली चिंगारी बता रही है कि ईरान अमेरिका के बीच युद्ध बहुत दूर नहीं है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका अपनी हेकड़ी दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने कसम खा ली है कि वो अमेरिका की खाल खींच ही लेंगे और वॉशिंगटन के घमंड को समंदर की गहराइयों में दफन कर देंगे। होर्मुज की खाड़ी दुनिया की वो नस जिसे अगर ईरान ने दबा दिया तो दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था चीख उठेगी। ईरान इसे चोक पॉइंट कहता है और इसी चोक पॉइंट पर कर रहा है अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास, वो भी अमेरिका के सीने पर खड़े होकर। IRGC के लड़ाके पानी के ऊपर और आसमान के नीचे मौत का जाल बुन रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास का नाम है अटैक वॉर ड्रिल। इसमें ईरान अपने उन सुसाइड ड्रोन्स का परीक्षण कर रहा है जिन्होंने यूक्रेन जंग में रूस के हाथों तबाही मचाई। ईरान का मैसेज क्लियर है, अगर अमेरिका के किसी भी जंगी जहाज ने ईरानी सीमा के पास आने की हिमाकत की तो उसे शहीद ड्रोन्स का सामना करना होगा। होर्मुज की तैयारी बता रही है कि ईरान का मिशन बिल्कुल क्लियर है। जर्रा बराबर नुकसान पहुंचा तो कयामत आएगी। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने बहुत ताकतवर प्रदर्शन किया है, सैन्य अभ्यास किया है। होर्मुज में ईरानी सेना ने फारस की खाड़ी और ओमान से ईरान का मैसेज क्लियर दे दिया है। ईरान की नौसेना यहां अटैक वॉर ड्रिल कर रही है। फारस की खाड़ी में मौजूद US युद्धपोत को चुनौती है, क्लियर चुनौती है। ईरान की नौसेना इस अभ्यास में नकली अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाकर उतरी है। उन पर मिसाइलों की बौछार करके ये दिखा रही है कि वो अमेरिकी नौसेना को कैसे राख में बदल सकते हैं। ईरान की इस जंगी तैयारी की जड़ें बहुत गहरी है। कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला अभी भी ईरान के सीने में जल रहा है। अमेरिका ने ईरान पर जो कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, उसने तेहरान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता तो है ही नहीं और आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता सिर्फ और सिर्फ जंग है। अमेरिका के B-52 बॉम्बर और परमाणु पनडुब्बियां मिडिल ईस्ट में हैं। व्हाइट हाउस को लगता है कि वो दबाव बनाकर ईरान को झुका सकता है, लेकिन ईरान के जनरल चीख कर यह ऐलान कर रहे हैं कि यह वो ईरान नहीं है जो अमेरिका की धमकियों के आगे चुपचाप बैठ जाएगा। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उसके फतेह और हाइपरसोनिक खुर्रम शहर 4 मिसाइलें जो पलक झपकते ही इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरक्राफ्ट पर कयामत बनकर बरस सकते हैं।
दूसरी तरफ जिनेवा वार्ता को लेकर इजरायल बौखलाया हुआ, उसने साफ कहा है कि ईरान से बातचीत का कोई फायदा नहीं है। परमाणु प्रोग्राम ईरान को बंद करना होगा, बैलिस्टिक मिसाइल पर रोक लगानी होगी, लेकिन ईरान किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं। जिनेवा वार्ता में शांति की उम्मीद के बीच ईरान ने क्लियर धमकी दी है कि उन्होंने कहा था कि समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो देंगे और उनके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास युद्धपोत और डुबोने वाले हथियार हैं। अगर एक सिंगल बुलेट भी फायर किया गया अमेरिका की तरफ से तो ईरान पूरी आक्रामकता के साथ जवाब देगा। होर्मुज को बंद कर दिया गया है, यानी विध्वंस करीब है। अब होर्मुज स्ट्रेट को समझ लीजिए कि अगर यह बंद हुआ तो फिर कैसे दिक्कत है। यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, या पैसेज कह सकते हैं आप। खाड़ी देशों से ऑयल सप्लाई का मुख्य समुद्री रास्ता है। यह 34 किलोमीटर सकरा समुद्री इलाका है। दोनों दिशा से करीब 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन है। होर्मुज का पूरा इलाका जो है वो ईरान के कंट्रोल में रहता है। दुनिया का 26% ऑयल इसी रास्ते से निकलता है। अगर इस रास्ते को बंद किया गया तो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में हाहाकार मच जाएगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर होर्मुज में एक भी गोली चली तो उसका असर आपकी जेब तक पहुंच सकता है। ईरान ने बार बार कहा है कि अगर हमला हुआ तो होर्मुज की खाड़ी को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। कल्पना कीजिए, पीसीआर प्लीज इस तस्वीर को चेंज कीजिएगा। कल्पना कीजिए अगर तेल का आना जाना बंद हुआ तो पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच जाएंगी। अभी जो ऑयल $60-70 पर बैरल मिलता है, क्या उसकी कीमत $200 पर बैरल हो जाएगी या उससे भी ज्यादा। ईरान अपने अटैक ड्रिल के जरिए न केवल अमेरिका को मैसेज दे रहा है बल्कि पूरी दुनिया को वो ये बता रहा है कि इस इलाके का असली सुल्तान वही है। चीनी और रूसी समर्थन ने ईरान के हौसलों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जिनेवा में कूटनीति की टेबल सजी है, लेकिन टकराव की तल्खी अभी बरकरार है। ट्रंप की तय की गई रेड लाइन पर ईरान झुकने को तैयार, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने साफ कर दिया है ईरान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। अगर शर्तें नहीं मानी गई तो सारे विकल्प खुले हुए हैं। ईरान कह रहा है आप अपने विकल्प ले आइए, फिर हम भी देख लेते हैं कि इस इलाके का सुल्तान कौन है। सवाल यह कि जेडी वांस ईरान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश कह रहे हैं और ईरान चेतावनी दे रहा है कि हम तैयार हैं, आप भी आ जाइए। तो ईरान अमेरिका को इतना खतरनाक क्यों लग रहा है? क्या ईरान के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं? राष्ट्रपति ट्रंप के पास सभी तरह के विकल्प और राजनयिक और सैन्य विकल्प हमेशा खुले हैं, ये जेडी वांस का दावा है। ईरान को अमेरिकी शर्तें माननी होगी, शर्त नहीं मानने पर सैन्य कार्रवाई होगी। अमेरिका ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत पहले ही बेनतीजा और रह चुकी है। हथियारों की तैनाती बढ़ती रही। दूसरे दौर की बैठक की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। फाइटर जेट हुंकार भर रहे हैं। बातचीत का सिलसिला ऐसा लग रहा है कोई मायने नहीं रखता। इस इलाके में जंग से ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन अगर जंग हुई तो ईरान की तैयारी कहीं अमेरिका पर ना भारी पड़ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप की नाक और साख दोनों कटेगी। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।